माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको एमए फाइनल के पेपर 5 के बारे में, पेपर 5 के सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं आपको पेपर 6 एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर 6 के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो पेपर 6 जो आपका पेपर है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर, इसका टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति। तो जैसा कि हर पेपर में होता है कि 5 यूनिट्स होते हैं, इसमें भी 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट 1 आपसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भारतीय संविधान की कुछ विशिष्ट बातों के बारे में जिक्र करता है, जैसे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत क्या हैं, उनको कहाँ से उद्धृत किया गया है, क्यों उद्धृत किया गया है, क्या रीज़न था, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संवैधानिक सभा, संविधान सभा जिसे हम बोलते हैं, वो संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था और उन्होंने संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कैसे वो संविधान सभा करती है और उसकी भूमिका क्या थी। तो उसके बदलती हुई गठन की बदलती हुई प्रक्रिया के बारे में आप इसमें समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव जो आप पढ़ते हैं वो आपको बताता है कि भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य क्या है। फिर आप पढ़ते हैं बेसिक वैल्यूज एंड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर मूलभूत मूल्य क्या निहित किए गए हैं और भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो यूनिट 1 आपका संविधान का एक छोटा परिचय होता है। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं केंद्रीय स्तर पर मौजूद कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में, और उसके अलावा 1-2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़े जाते हैं। ये एक बड़ा यूनिट है, इसमें आपको काफ़ी डिटेल में अध्ययन करना पड़ता है। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यपालिका के 2 अंग हैं, 2 पद हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में आप पढ़ते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री के साथ ही आप पढ़ते हैं मंत्री परिषद, वो मंत्री परिषद की क्या पोजीशन है केंद्रीय कार्यपालिका में, और मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री के साथ क्या संबंध होता है, उससे डिसाइड होता है कि केंद्र की कार्यपालिका कैसे कार्य करती है। फिर आप पढ़ते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तीसरी चीज़ पढ़ते हैं केंद्रीय न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका में आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है केंद्रीय न्यायपालिका में, और सर्वोच्च न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या उसका जुरिस्डिक्शन है, कैसे वो कार्य करती है, उसके निर्णयों का पूरे संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है वगैरह। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके बारे में आप सुनते होंगे, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन एक पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, कैसे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, किन मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आप इसके अलावा 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये बहुत डिटेल में इनका अध्ययन करना पड़ता है यहाँ पर, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जैसे भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, तो वो नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं वो क्या हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में संविधान में लिखित में पहली बार मूलभूत अधिकारों की बात की गई है। इसके पहले भारत के अंदर अधिकार नहीं दिए जाते थे, कहीं पर अधिकार लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुए, तो ये नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पोजीशन चेंज करते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों की। इसलिए आप पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्यों फंडामेंटल हैं और उनकी सहायता से आज की आधुनिक दुनिया में, आधुनिक राज्य में व्यक्ति नागरिक कैसे बनता है। फिर पढ़ते हैं कर्तव्य, उनके कर्तव्य क्या होते हैं। फिर आप पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों की नीति, राज्य जो नीति बनाएगा, भारत राज्य, उनके अंदर कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि इनकी निर्देशों की पालना करेगा, तो वो भारत राज्य कैसे करेगा, ये सब पढ़ेंगे, और क्या क्या तत्व वो मौजूद किए गए हैं संविधान के अंदर। और फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य संबंध,
ये देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा। आपको इसमें बहुत डिटेल में अध्ययन करना पड़ता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में व्यवस्थापिका संबंधी रिलेशन, कार्यपालिका संबंधी रिलेशन, न्यायपालिका संबंधी रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। फिर आप पढ़ते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार के बारे में बात की गई है, जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज। तो ये आपके सामने 5 प्रकार के सामाजिक आधार रखे गए हैं। जाति है, वर्ग है, धर्म है, क्षेत्र है, भाषा है। ये भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीति हवा में नहीं होती। राजनीति जो होती है वो सामाजिक संरचना से ही निकल कर आती है, और भारतीय राजनीति को निर्धारित करने वाले ये 5 प्रमुख तत्व देखे गए हैं, जो कि भारत की राजनीति में प्रमुखता और सक्रियता से कार्य करते हैं। इसलिए हम इनको सोशल बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रूप में पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं स्टेट एंड क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी इसके बाद एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में परंपरागत तत्व क्या हैं और आधुनिक तत्व क्या हैं। तो आप पाएंगे कि हमारे राजनीतिक तत्वों के अंदर परंपरागत चीज़ों का भी प्रबलता से, प्रचुरता से जो है मौजूदगी है, और साथ ही साथ हम आधुनिक चीज़ों को भी प्राप्त करने की कल्पना करते हैं अपनी राजनीति में। तो वो क्या परंपरागत चीज़ें हैं और क्या आधुनिक चीज़ें हैं, और वो कैसे एक दूसरे से क्लैश करती हैं। जैसे आप अक्सर पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आधुनिक चीज़ों के तत्व हैं, आधुनिक राजनीति है। लेकिन परंपरागत राजनीति के अंतर्गत इनका और आधुनिक चीज़ों का आपस में एक दूसरे से टकराव होता रहता है। तो आप उसको जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राजनीति में क्या ट्रेडिशन है और क्या मॉडर्निटी है, और उनके बीच का जो एक इंटरेक्शन होता है, उनके बीच की जो प्रतिक्रिया होती है, उससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है हमारे सामने। ये बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की जाती है, और आपको ये पढ़ना है इसके अंदर। यूनिट फोर्थ में आप पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दल जो होते हैं 2 प्रकार के माने गए हैं हिंदुस्तान में, एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं और एक क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। किन्हें हम राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बोलेंगे, किन्हें हम क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक दल बोलेंगे, ये हमको परिभाषित करना होता है। साथ ही हमें ये समझना होता है कि ये राजनीतिक दल, उनकी भूमिका क्या है, रोल क्या है, और प्रोग्राम क्या है, उनके प्रोग्राम क्या है, उनके कार्यक्रम क्या हैं। उन कार्यक्रम और भूमिका से उनके बीच में अंतर स्पष्ट किया जाता है। फिर पढ़ते हैं इलेक्टोरल सिस्टम एंड वोटिंग बिहेवियर। इलेक्टोरल सिस्टम यानी पूरी चुनावी व्यवस्था को समझते हैं कि किस प्रकार के चुनाव किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, MP MLA के चुनाव में कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो चुनाव की कई प्रणालियाँ होती हैं, उन प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में आप ये सीखते हैं वोटिंग बिहेवियर, यानी मतदान व्यवहार कैसा देखा जाता है। जब आप अपने एक MP या MLA का चुनाव कर रहे होते हैं, जनता कर रही होती है, तो वो किस तरीके से व्यवहार करती है, और आपका जब MP और MLA राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा होता है तो वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा होता है। ये सब कुछ वोटिंग बिहेवियर के अंदर ही अध्ययन किया जाता है। फिर आप पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में किस प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, और 42वें और 44वें संविधान संशोधन में उस संशोधन प्रक्रिया में को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया था, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर लास्ट यूनिट आपका यूनिट 5 है, जिसमें राजस्थान की पॉलिटिक्स पर आपको एम्फेसिस दिया गया, जोर दिया गया, जैसे स्टेट पॉलिटिक्स विद रेफरेंस टू राजस्थान। तो राजस्थान के संदर्भ में राज्य की राजनीति पढ़ते हैं, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विधानसभा तथा उच्च न्यायालय। ये सब कुछ राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है। फिर आप पढ़ते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान की राजनीति के सामाजिक और आर्थिक आधार। खास तौर से स्पेशल संदर्भ दिया है कास्ट और क्लास का, जाति और वर्ग का, कि राजस्थान में, हमारे राजस्थान में राजनीति में जाति कैसे एक आधार बनती है और राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करती है, और वर्ग भी कैसे प्रभावित करता है। फिर आप पढ़ते हैं इलेक्शंस इन राजस्थान, राजस्थान में चुनाव कैसे होते हैं, इलेक्टेड पॉलिटिक्स क्या है, चुनावी राजनीति क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन,
बेसिक फीचर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ये 2 संशोधन किए गए थे 73वें और 74वें, जिनसे ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन के बीच में परिवर्तन हुआ था। उसका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा है ये जानने का प्रयास करते हैं। ये कुल आपका पेपर 6 का सिलेबस है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जैसे जेसी जौहरी की है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, 1 नंबर पे दी हुई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ग्रैन्युले ऑस्टिन की किताब आप देखते हैं 4 नंबर पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मेरी नज़रों में हर एक विद्यार्थी को जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है और एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, उसको ग्रैन्युले ऑस्टिन की किताब पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसको पढ़े बिना हम भारतीय राजनीति को समझ नहीं पाते। फिर आप पढ़ते हैं W.H. मॉरिस जोन्स की किताब है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इसको आप पढ़ते हैं, एक अच्छी किताब है। रजनी कोठारी की किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ये बहुत अच्छी वेल रिसर्च्ड बुक है जो ये हमें बताती है कि भारतीय राजनीति में किस तरीके की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब है इकबाल नारायण की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसी के नीचे दिया हुआ है रजनी कोठारी की कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फिर आप पढ़ते हैं MP रे की, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी किताब है भारतीय सरकार एवं राजनीति पर। और फिर आपके लिए मैं बताता हूँ CP भामरी की किताब है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वॉल्यूम 1 और 2, इसके 4 वॉल्यूम आ चुके हैं और चारों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपके लिए एक किताब टिकी हुई है रशीदुद्दीन खान की फेडरल इंडिया की। रशीदुद्दीन खान फेडरलिज्म पे अथॉरिटी थे, अभी तो वो है नहीं, प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान। बहुत अच्छी किताब है जो हमें बताती है कि भारतीय संविधान की जो संघीय प्रक्रिया है वो कैसे कार्य करती है, इसकी रिसर्च पर उनका काफ़ी योगदान है। तो ये कुछ किताबें थी जो मैंने आपको इस पेपर के लिए रिकमेंड करी हैं, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।